All right, G, coming back. The next thing is comprehensive insurance. देखें, जब भी हम आपके साथ ये जो स्लाइड्स हैं ये शेयर हो रही हैं। नो सर। जी आप देख। ओके जी, अब हो रही होंगी होपफुली। देखें, इसमें द नेक्स्ट थिंग इज कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस। जब भी हम किसी चीज को एज अ सिक्योरिटी लेंगे, बीइंग अ लेंडर और बीइंग अ बैंक, तो एक इम्पॉर्टेंट मैटर है कि वो चीजें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं अनइंटेंशनली। अब क्योंकि उस चीज का पोजेशन भी हमारे पास नहीं है, ऑनरशिप तो है ही नहीं, ऑनरशिप तो ऑब्वियसली बोरोवर के पास होगी, उसका पोजेशन भी एज अ सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है। अगर वो चीजें कहीं मैनिपुलेट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जाया हो जाती हैं, खुदा न खास्ता आग लग जाती है, तो ऐसी सूरत में बैंक के पास कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसको वो क्लेम कर सके और जिससे वो अपने पैसे रिकवर कर सके। तो ऐसी सूरत में देयर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बाय एसपीपी और बाय द अथॉरिटीज कि जो भी चीज जो भी एसेट एज अ सिक्योरिटी लिया जा रहा है, उस एसेट की इंश्योरेंस करवाई जाए। कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस मींस कि उसके सारी चीजें कवर की जाए। इंश्योरेंस, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है और जिनको नहीं है उनको मैं बता दूं, बेसिकली वी हैव डिफरेंट पैरल्स। पैरल्स कहते हैं कि हम क्या क्या चीज उसमें कवर करवा रहे हैं। जैसे थेफ्ट इज वन पैरल, रोबरी इज अनदर पैरल, बर्गलरी इज अनदर पैरल। मतलब वो तमाम रिस्क जो हमें मौजूद हैं, जैसे आग लगने का रिस्क मौजूद है, सो फायर कवरेज जो है वो एक सेपरेट होती है। फिर चोरी का खतरा है तो वो थेफ्ट का अलहदा होगा। इसी तरीके से एयरक्राफ्ट डैमेज फॉर एग्जांपल, कि अगर खुदा ना आपका घर जो फैक्ट्री है वो एयरपोर्ट के करीब है, यू हैव अ रिस्क कि कोई एयरक्राफ्ट जो है वो वहां पे आके गिर जाएगा या कोई प्लेन गिर जाएगा, सो उसकी वजह से आग लग सकती है। सिमिलरली फ्लड एक और पैरल हो सकता है। सो तमाम रिस्क जो होते हैं, उन तमाम रिस्क को कवर करने का मतलब है वी हैव अ कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे जैसे पैरल्स बढ़ते जाएंगे, जितने जितने रिस्क हैं और उन रिस्क को अगर आप कवर करते जाएंगे तो वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ता जाएगा। प्रीमियम क्या चीज है? जो इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करती है किसी भी रिस्क को कवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ फायर रिस्क को कवर करेंगे तो उसका एक सर्टन प्रीमियम होगा। आप फायर के साथ थेफ्ट भी ऐड कर लेंगे तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। मतलब उसकी फीस कह लें, कमीशन कह लें, चार्जेस कह लें। इसी तरह आप उसके साथ एयरक्राफ्ट ऐड कर लेंगे तो मजीद बढ़ जाएगा। आप टेररिज्म ऐड कर लेंगे तो मजीद बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन। सो कंपनी की कोशिश होती है कि वो कम से कम एक्सपेंस करे, और बैंक की कोशिश ये है कि वो अपना पूरा कंप्रीहेंसिव रिस्क कवर करे, ताकि इन केस ऑफ एनी बैड इंसिडेंट्स और इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट, बैंक को उसका क्लेम मिल सके जिससे वो अपना लोन रिकवर कर सके। Then the seventh point is the branch manager should visit the borrower's premises at least quarterly to inspect the hypothecated stocks. ये क्यों जरूरी है? बिकॉज यू डू नॉट हैव पोजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यू डू नॉट हैव पोजेशन ऑफ द एसेट। सो जब पोजेशन नहीं है और सारा कुछ जो ओनरशिप प्लस उसकी जो पोजेशन है वो बोरोवर के पास ही मौजूद है, तो बोरोवर उसको मिस हैंडल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, बेच सकता है। मतलब बुक्स में और रिकॉर्ड्स में तो सब कुछ ठीक मौजूद है, हर महीने वो आपको एक स्टॉक रिपोर्ट भेज देता है कि हमारे पास इतने स्टॉक्स मौजूद है, बट फिजिकली वो है या नहीं है ये तो नहीं है, ये तो नहीं पता आपको। तो उसके लिए मैंडेटरी है कि कम अज कम क्वार्टरली, वैसे मंथली, आइडियली मंथली, लेकिन कम अज कम हर 3 माह के बाद जो भी रिप्रेजेंट, यहाँ पे ब्रांच मैनेजर लिखा हुआ है बट एक क्रेडिट ऑफिसर भी हो सकता है, ये कोई और इंडिविजुअल भी हो सकता है जिसको लेंडर ऑथराइज करे, वो प्रेमिसेस में जाएगा विद द सेम स्टॉक रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो बोरोवर ने जमा करवाई हुई है बैंक को, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि जो रिकॉर्ड बैंक को दिया जा रहा है फिजिकली उतना स्टॉक मौजूद भी है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टॉक रिपोर्ट आई उसमें लिखा हुआ था कि वी हैव 140 कॉटन बेल्स,
तो जो भी इंडिविजुअल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे या लेंडर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाएगा, ही और शी शुड वेरीफाई इन फिजिकल एंड इन ओरिजिनल के वहां पे 140 बेल्स मौजूद है। इसी तरह जितना स्टॉक कपड़ा कहा गया था या जिस तरह कोई और चीज कही गई थी, वो सारा कुछ क्या वहां पे मौजूद है। सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल इंस्पेक्शन। So ideally, it should be done on monthly basis. However, at least quarterly inspection is mandatory by the authorities. Then a visit report of the same narrating details, facts of hypothecated goods should be kept in customer's file. So दो चीजें यहाँ पे आ रही हैं। एक वो रिपोर्ट है जो बोरोवर खुद आपको दे रहा है, जिसे हम स्टॉक रिपोर्ट कह रहे हैं। मतलब बोरोवर खुद आपको बता रहा है हर मंथ एंड पे कि हमारे पास ये स्टॉक्स मौजूद है। और दूसरी वो रिपोर्ट की बात हो रही है कि जब आपका ऑफिशियल बैंकर या लेंडर या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जब वो खुद फिजिकली जाएगा और इंस्पेक्ट करेगा सारी चीजों को, तो वो भी एक रिपोर्ट बनाएगा। और वो रिपोर्ट फिजिकली उस चीज की बनाएगा जो एक्चुअल में उसने देखा। मतलब एक्चुअल में हो सकता है कंपनी ने जो रिपोर्ट किया था वो थी 140 कॉटन बेल्स, और उसने एक्चुअल में देखी लेट्स से देयर वर 150 कॉटन बेल्स, तो वो लिखेगा 150। इसका मतलब एक्सेस था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा कॉटन बेल्स थी, कोई इशू नहीं है। बट इन केस वहां पे कॉटन बेल्स 140 की जगह 120 थी, नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो इसलिए मैंडेटरी है कि एक रिपोर्ट वो जो कस्टमर दे रहा है और सेकंड रिपोर्ट वो जो इंस्पेक्शन की जा रही है वो भी मेंटेन की जाएगी कस्टमर फाइल में, ताकि कस्टमर का एक रिकॉर्ड मौजूद हो। और अगर स्टॉक्स कम हैं जितने होने चाहिए थे, देन द बैंक विल डू कपल ऑफ थिंग्स। पहली चीज ये हो सकती है कि बैंक उस लोन को एडजस्ट करवा दे, ऑब्वियसली क्योंकि उसकी सिक्योरिटी पूरी नहीं है। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि बैंक बोरोवर को कहे कि आप अपने एसेट्स को इंक्रीज करें, ज्यादा करें। जैसे कि 120 बेल्स है, so उसको 140 करें, सो अपने पैसों से खरीदें और उसको स्टॉक के अंदर ऐड करें। ठीक है, so we should have two reports at the quarter end. One stock report which is given by the borrower, and second stock inspection report which is actually uh, prepared by the person who has visited the premises of the borrower, और उसने जो कुछ देखा है एक्चुअल शेप में वो उस रिपोर्ट में मेंशन करेगा। Then, as I have told you, hypothecation is not considered a good mode of security. क्यों? Because possession ही नहीं है आपके पास। किताबों में चीजें मौजूद हैं, बट फिजिकली जब आप जाएंगे विजिट करेंगे तभी पता चलेगा। सो सिक्योरिटी है, बट इतनी ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए इस किस्म की अरेंजमेंट सिर्फ उस कस्टमर को देनी चाहिए, सिर्फ उस बोरोवर को देनी चाहिए जो रिलायबल है, जो मार्केट के अंदर जिसकी रेपुटेशन है, जिसकी ऑलरेडी आपके साथ बैंक रिलेशनशिप है, या जो जिसको ऑलरेडी आप पर्सनली सारी वेरिफिकेशन करके जानते हैं दैट द कंपनी और द बोरोवर इज हैज अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट। ठीक है, सो इसलिए हाउएवर branches may propose advance against the security only for well established and reputed businesses। ये मैंने आपको बताया, जिन जो वेल रिप्यूटेड नहीं है उसका मतलब है वहां पे रिस्क ज्यादा हो जाएगा। Then the ninth point is branches will ensure that the stocks and other assets are fully insured against normal risk। ये मैंने आपको बता दिया। And the policy does not contain lien of other banks। Now what is this? देखिए, एक स्टॉक्स हैं, लेट से एक कंपनी के पास 500 मिलियन के स्टॉक्स हैं और वो आपके पास 100 मिलियन का लोन लेने आई है। तो इसका मतलब है कि 500 मिलियन में से 100 मिलियन या चले 150 मिलियन वो आपको देगी एज ए सिक्योरिटी, लेकिन जो बाकी 350 मिलियन है वो उस पर लोन ले सकती है। वो उसके पास मार्जिन मौजूद है, एसेट्स मौजूद है। तो ये भी हो सकता है कि एक ही किस्म की एसेट पे यानी कि स्टॉक्स पे दो या तीन मुख्तलिफ बैंकों से लोन लियो। अब दो या तीन मुख्तलिफ बैंकों से लोन लेने का मतलब है दैट द सेम स्टॉक्स, वही जो उसकी टोटल फिगर है 500 मिलियन की, उसमें से कुछ पोर्शन आपके पास होगा, कुछ पोर्शन किसी और बैंक के पास होगा, कुछ पोर्शन किसी तीसरे बैंक के पास होगा। और हर बैंक इंश्योरेंस के लिए कस्टमर को कहेगा कि आप इंश्योरेंस करवाएं, क्योंकि उसने रिस्क कवर करना है। तो ऐसा ना हो कि किसी एक बैंक के कहने पे
बोरोवर ने इंश्योरेंस तो करवा लिया और इंश्योरेंस सिर्फ उसी बैंक की फेवर में है। ठीक है, इसका मतलब इसको हम कह रहे हैं लियन ऑफ एन अदर बैंक। कि ऐसा ना हो, जैसे लेट से आप बैंक अल्फला में काम कर रहे हैं और एचबीएल से भी लोन लिया हुआ है बोरोवर ने, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक अल्फला, आपने पहला स्टेप तो ये है कि उससे कहें कि इंश्योरेंस करवा के दे। अगर वो इंश्योरेंस करवाता है तो फिर उस इंश्योरेंस को चेक करें कि उस पे आपके बैंक का नाम लिखा हुआ है कि आपके लिए करवाई गई है। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ एचबीएल के लिए करवाई गई थी और उसी की कॉपी उसने आपको दे दी। ऐसी सूरत में अगर कोई स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है और आप क्लेम करेंगे, तो बैंक अल्फला को क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो बेनिफिशियरी था वो सिर्फ एचबीएल था। ठीक है, उसका राइट सिर्फ एचबीएल को दिया गया था। सो इसलिए ना सिर्फ इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, बल्कि इंश्योरेंस के साथ साथ उसको ये मेक श्योर करना भी जरूरी है कि किसी और बैंक का एक्सक्लूसिव राइट ना हो, बल्कि आप भी उसमें एज अ पार्टी ऐड होने चाहिए। Then the 10th point is check memorandum and articles of association or partnership deed. ये आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में कहीं पढ़ा होगा कि फर्म का जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है वो पार्टनरशिप डीड होता है, और जो कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है तो दे आर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के एक्सटर्नल मैटर्स को देखता है, जिसके अंदर नेम क्लोज है, सिचुएशन क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज है, सब्सक्रिप्शन क्लोज है, लाइबिलिटी क्लोज है। सो ये वो चीजें हैं जो कंपनी कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, बोल तो नहीं सकती। सो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो अपना राइट रखती है, अपना नाम रखती है। सो उसको जो भी चीजें डिफाइन करती हैं वो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में से जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये दो यहाँ पे लिखे गए हैं, एक आर्टिकल्स और एक मेमोरेंडम। सो मेमोरेंडम में अगर लिखा गया है कि कंपनी लोन ले सकती है और कंपनी कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी दे सकती है, तो फिर सिर्फ ऐसी सूरत में ही कंपनी उसको एक्सरसाइज भी करेगी। लेट से अगर कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं लिखा गया था, या कंपनी के मेमोरेंडम में क्लियरली ये लिखा गया था कि कंपनी ना तो लोन ले सकती है और ना ही सिक्योरिटी दे सकती है, और किसी बैंकर ने लोन दे दिया, तो इसका मतलब है ये बैंक की गलती है। The first thing that a banker or a lender will verify from the document, that is memorandum of association, उसकी क्लोज में पढ़ना चाहिए उसे या आपको या जो भी ऑफिशियल होगा, कि क्या बैंक या जो क्या कंपनी या जो बोरोवर जो भी आपसे लोन लेने आई है, या जो भी आप लीज का चाहे वो डेट फाइनेंसिंग कराने आई है, क्या वो लोन या सिक्योरिटी दे भी सकती है कि नहीं दे सकती। अगर उसके मेमोरेंडम क्लोज में लिखा गया है कि वो लोन नहीं दे सकती या वो सिक्योरिटी नहीं दे सकती और बैंकर ने लोन दे दिया, तो जब वो केस कोर्ट में जाएगा तो बैंक अपना जो राइट है वो उसको खो देगा, बिकॉज एक बेसिक डॉक्यूमेंट जो कि लाइबिलिटी थी पढ़ने की वो किसी बैंकर ने नहीं करी। ठीक है, तो इसलिए इसी तरह पार्टनरशिप डीड है कि अगर फर्म में पार्टनरशिप डीड में लिखा गया था कि लोन नहीं ले सकती फर्म, तो उसको भी लोन नहीं दिया जा सकता। ऑलराइट जी, यहीं तक आज हम वी जस्ट स्टॉप हियर बिकॉज वी हैव द नेक्स्ट क्लास एज वेल। नेक्स्ट जो कल हमारी क्लास है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। सर जी बेटा।